हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो स्टूडेंट्स? यू आर ऑल फाइन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट चैप्टर चल रहा है हमारा। एनवायरनमेंट चैप्टर के अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं? चैलेंजेस। क्या कर रहे हैं? चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एनवायरनमेंट। इंडियन एनवायरनमेंट है वो कौन कौन से चैलेंजेस को अभी भी क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। तो हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर क्या किया था? लैंड डिग्रेडेशन। क्या किया था? लैंड डिग्रेडेशन। और आज हम जो स्टडी करेंगे वो है नेक्स्ट हमारा डिफॉरेस्टेशन। क्या है? डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? करेंगे डिफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस फॉरेस्ट एंड वुडलैंड। डिफॉरेस्टेशन के अंदर इन्वॉल्व क्या है? द परमानेंट डिस्ट्रक्शन। जो परमानेंट क्या हो चुका है? डिस्ट्रक्शन हो चुका है किसका? ऑफ इंडिजीनियस, मतलब कि जो हमें किसने, इस वर्ल्ड ने जो दिया है, इस नेचर ने जो दिया है उसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है। डिस्ट्रक्शन इंडिजीनियस फॉरेस्ट, जो जंगल हमारे पास थे वो कंप्लीट डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। एंड वुडलैंड, जहां से हमें क्या मिलती थी? वुड मिलती थी या वुडलैंड थी, वो कंप्लीटली क्या हो जाना? उसका डिस्ट्रक्ट हो जाना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। मतलब वनों की कटाई। एक तरह से हम ये कहें कि जो भी हमारे फॉरेस्ट है, वुडलैंड्स है, वो कंप्लीटली क्या हो जाए? डिस्ट्रक्ट हो जाए, कंप्लीटली खत्म हो जाए। वो क्या कहलाएगा? हमारा डिफॉरेस्टेशन। और हम देख भी रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता जा रहा है कि लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं, ट्री फॉलिंग्स होती जा रही, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, एफॉरेस्टेशन के ऊपर कोई ध्यान लोगों का नहीं है। जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज वो इंडियन एनवायरनमेंट के सामने, जिसे हम क्या कर रहे हैं? आज फेस कर रहे हैं। और सभी जानते हैं कि जो ट्री है, जो पेड़ पौधे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं और एक ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है कि क्या है इसके अंदर? ये कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन इज राइजिंग। जो डिफॉरेस्टेशन है वो ऐसे बढ़ रहा है एट सच अ रैपिड स्केल, उतनी स्पीड की स्केल से कि दैट इट हैज टोटली डिस्टर्ब, जिससे क्या हो चुका है? टोटली डिस्टर्ब हो चुका हमारा एनवायरनमेंट, द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द कंट्री। जो कंट्री का हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, कैसा? जो कंट्री का इकोलॉजिकल बैलेंस है वो कंप्लीटली क्या हो चुका है? डिस्टर्ब हो चुका है। इट मींस कि डिफॉरेस्टेशन इतनी तेजी से क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। लोग इतना वनों को काटते जा रहे हैं, इतना जंगलों को साफ करते हुए जा रहे हैं कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस कैसा होता जा रहा है? कंप्लीटली कंट्री का डिस्टर्ब हो चुका है। ये समझ नहीं आता अब क्या होगा आगे आने वाले फ्यूचर्स में, नेक्स्ट जनरेशन को हम कैसे सेफ रख पाएंगे। फिर है सेकंड, द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड। जो फॉरेस्ट लैंड है उसकी कह रहा है कि जो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड, मतलब कि पर पर्सन अगर हम बात करें फॉरेस्ट लैंड की इन द कंट्री इज ओनली, वो केवल कितनी है? 0.08 हेक्टेयर। केवल और केवल 0.08 हेक्टेयर है। और जबकि रिक्वायरमेंट कितने की है पर कैपिटा? 0.47 हेक्टेयर। 0.47 की रिक्वायरमेंट है, बट पर पर्सन पर कैपिटा कितना है हमारे पास? जो फॉरेस्ट लैंड है 0.08। इट मींस कि जितने की जरूरत है ना आज के टाइम में हमें किसकी? फॉरेस्ट की या वुड को जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी क्या नहीं हो पा रही है? कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अब पर कैपिटा तो क्या है उसकी, क्या है कि उसकी जो पर कैपिटा क्या है उसकी इस टाइम कैपेसिटी है वो कैसे? बहुत कम है, जबकि हमें रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है? बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट है थर्ड, दे आर वेरी सीरियस। ये बहुत ही कैसी? सीरियस एंड डेंजरस कॉन्सिक्वेंस है। इसके बहुत ज्यादा सीरियस और डेंजरस क्या है? कॉन्सिक्वेंस। इतने सीरियस और डेंजरस खतरनाक जो परिणाम आने वाले किसके? ऑफ फॉरेस्ट डिप्लेशन के। जो फॉरेस्ट जंगलों के अंदर जो डिप्लेशन मतलब जो कमी आ रही है उसके बहुत सीरियस और डेंजरस कॉन्सिक्वेंस निकलने वाले, परिणाम निकलने वाले हैं, जैसे कि चांस मोर फ्लड। क्योंकि जो पेड़ है वो क्या किस चीज को रोकते हैं? फ्लड को रोकते हैं। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो कैसी
है जमीन हमारी कैसी है, ऐसे ही पड़ी हुई है, तो सीधी फ्लड क्या होगी, हमें डायरेक्टली अटैक करेगी। सॉइल इरोजन क्या है, अब पहले तो क्या था, ट्रीज की जो जड़ होती थी वो मिट्टी को जकड़ कर रखती थी, अब वो क्या नहीं है, ट्री नहीं है, तो अब क्या होगा, मिट्टी हमारी किसके साथ, फ्लड के साथ या हैवी विंड के साथ क्या हो जाएगी, बह जाएगी। फिर ये कह रहा है कि हैवी सल्टेशंस ऑफ डैम, जो डैम्स है हमारे उनके अंदर क्या हो रहा है, सल्टेशन है। सल्टेशन का मतलब होता है गाद, जो क्या होता है कि मिट्टी और पानी की होती है, वो क्या हो गई है, बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई है, क्योंकि क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एंड चेंज इन क्लाइमेट, और हमारा जो क्लाइमेट है वो कंप्लीटली क्या हो चुका, चेंज हो चुका है। तो ये था हमारा डिफॉरेस्टेशन, जिसका मतलब क्या था, जो वुडलैंड है, इंडिजीनियस जो हमारे फॉरेस्ट है, उनको क्या, उनका क्या हो जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाना, उनका खत्म हो जाना, क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। क्लियर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है, थर्ड जो चैलेंजेस है वो क्या है, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। सॉइल इरोजन क्या है, मिट्टी का कटाव, जिसको जो किसके, लैंड डिफॉरेस्टेशन के अंदर भी आ चुका एक बार, और डिफॉरेस्टेशन के अंदर भी आ चुका। इसका रीजन है, डिफॉरेस्टेशन का क्या था, ये कांस्टेंट, ये परिणाम निकल कर आया था सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन भी क्या है, हमारा चैलेंज है, क्यों, क्योंकि सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम्स को आज हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मीनिंग क्या है, तो सॉइल इरोजन टेक प्लेस, soil erosion take place when the surface soil is washed away through excessive rain and floods. soil erosion का मीनिंग क्या है कि take place ये उस टाइम होती है when the surface soil, जो soil का surface मतलब उसकी जो upper layer है, जो उसका surface है, is washed, जो completely धुल जाता है, या हम ये कहें कि बह जाता है, किससे, अवे थ्रू एक्सेसिव रेन, अगर बहुत तेज बारिश आती है तो साफ हो जाता है, एंड फ्लड आती है, बाढ़ आती है तो क्या हो जाता है, वो वॉश हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब इसके कारण क्या है, किस कारण से हो रहा है, तो सबसे पहले कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ सॉइल इरोजन। सबसे मेन रीजन ही क्या है, डिफॉरेस्टेशन। मैंने अभी बताया था कि जितना ज्यादा हमारे पास फॉरेस्ट लैंड होगी, जितने ज्यादा ट्रीज होंगे, उतना ही कम से कम क्या होगी, सॉइल इरोजन होगी, क्योंकि उस पेड़ के अंदर इतनी क्या होती है, पावर होती है कि जो किसको, ना तो लैंड को डिग्रेड होने से रोकती है और ना ही सॉइल को इरोड होने से रोकती है। अगर डिफॉरेस्टेशन रुक जाएगा तो सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन दोनों की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, हमारी सॉल्व हो सकती हैं। फिर ये कह रहे हैं कि soil is being eroded at the rate of 5.3 billion ton a year। एक साल के अंदर जो हमारी soil erode है, मतलब कि जितना कटाव होता है, मिट्टी बह जाती है, उसका रेट कितना है, 5.3 बिलियन है। कितना है, 5.3 बिलियन है, विच इज इन एक्सेस, जो कि बहुत ज्यादा है, किससे, ऑफ रिचार्ज कैपेसिटी, कि जितनी सॉइल की जो कैपेसिटी है वो रिचार्ज नहीं हो पाती, उससे ज्यादा वो क्या हो जाती है, इरोड हो जाती है। और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के देखते हुए ये बहुत ज्यादा हमारा क्या हो, सॉइल का इरोडेशन हो रहा है। एंड थर्ड क्या कह रहे हैं, द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट, जो उसके अंदर जो सॉइल की अपर लेयर होती है उसी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स कॉन्टिन्यूअस क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कारण क्या है, ड्यू टू इरोजन ईच ईयर, हर साल क्या हो रहा है, इरोजन, हर साल कटाव हो रहा है मिट्टी का। ये रेंज फ्रॉम, इसकी रेंज क्या चल रही है, फ्रॉम 5.8 टू 8.4 मिलियन टन, जो किससे 5.8 से कहां पहुंच चुकी है, 8.4 पर पहुंच चुकी है। तो हमारे इसमें अभी और भी क्या है, कुछ क्या है, चैलेंजेस हैं, जिसके बारे में अभी हम क्या करेंगे, उनकी स्टडीज करेंगे। नेक्स्ट चैलेंज है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। नेक्स्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या है कि जो हमारे क्या है, जैविक क्या है, जो जैविक जो ऐसे जीवाणु होते हैं मिट्टी के अंदर, जो कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ये कहें
कि जो हमारे शोर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बायोडायवर्सिटी लॉसेस, उनमें भी क्या आती जा रही है, जो जैविक विविधताएं हैं उनके अंदर कमियां आती जा रही हैं। फर्स्टली इसका मीनिंग क्या है, तो बायोडायवर्सिटी इज डिफाइंड, इसको डिफाइन करते हैं एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसको करता है, वेरिएबिलिटी मतलब जो परिवर्तन हो रहा है किसके अंदर, डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी, परिवर्तन हो रहा है अमंग, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉम ऑल सोर्सेज, चाहे वो किसी भी सोर्सेज से मिल रहे हैं, उनमें कॉन्टेक्स्ट क्या आते जा रहे हैं, परिवर्तन आते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग टर्स्ट्रियल्स एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो हमारे क्या है, टर्स्ट्रियल्स हैं, जो लौकिक, हम क्या टर्स्ट्रियल लौकिक, एंड अदर एक्वेटिक, जो भी मतलब पानी में रहने वाले, एक्वेटिक मतलब जो जलीय जीव होते हैं, उनका जो इकोसिस्टम है, ये इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ विच दे आर अ पार्ट, ये सब किसके पार्ट हैं, बायोडायवर्सिटी लॉसेस के पार्ट है। क्या कहना चाह रहा है ये कि बायोडायवर्सिटी क्या है, वो है वेरिएबिलिटी, जो वेरिएबिलिटी बताती है, जो परिवर्तन को बता रही है किसके बीच में, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सभी सोर्सेज से ले रहे हैं, क्या क्या इंक्लूड है, टर्स्ट्रियल, लौकिक एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो जलीय जीव होते हैं वो, एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स हैं, जो किसमें, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है, विच दे आर अ पार्ट, सारे इसके बायोडायवर्सिटी लॉसेस के क्या है, पार्ट है। अब इसमें फर्स्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का जो यूज है कैसा, कंजर्वेशन के लिए सस्टेनेबल यूज है, इज अ फंडामेंटल्स टू अ इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फंडामेंटल क्या है, बहुत जरूरी हो गया, फंडामेंटल हो गया किसके लिए, इकोलॉजिकल स्टैंडर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो सस्टेनेबल यूज करना होगा बायोडायवर्सिटी का, या उसका कंजर्वेशन क्या करना होगा, यूज करना होगा। बायोडायवर्सिटी लॉस हैज अ सीरियस, जो बायोडायवर्सिटी लॉसेस हैं वो भी क्या है, एक सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट है। हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी दे रहे हैं, इसके बदले सोशल कॉस्ट भी लगा रहे हैं फॉर एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए, एज मैनी प्लांट्स, जिसमें बहुत सारे जो प्लांट हैं स्पीसीज आर सेवरली थ्रेटन्ड, जिनके लिए क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा खतरा। जो हमारे जंगली जानवर हैं, जलीय जीव हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो पहले तो कुछ टाइम पहले वो हमें दिखाई देते थे कि वो होते भी थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये सब कुछ खत्म होता जा रहा है। जो भी हमारे क्या है, प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, जो हमारे क्या जंगली जो जानवर होते हैं, फिर हम ये, या फिर क्या है हमारे कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, जो जलीय जीव होते हैं, धीरे धीरे इनकी जो प्रजातियां हैं, जो जातीय प्रजातियां धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, कम। एक स्पीसीज का मतलब जो जातियां हैं, इनकी जो जातियां प्रजातियां होती हैं वो कॉन्टेक्स्ट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, उनके खतरा पैदा हो रहा है बाय किसके द्वारा, डिस्ट्रक्शंस ऑफ देयर हैबिट एंड ओवर एक्सप्लोरेशंस। क्योंकि क्या होगा, उनकी हैबिट्स रिस्ट्रिक्शंस के कारण और ओवर एक्सप्लोरेशंस क्या किया जा रहा है, उनका ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोरेशंस किया जा रहा है। तो बायोडायवर्सिटी लॉसेस भी हमारा एक मेन चैलेंजेस है, जिसे इंडिया का एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉल्यूशन कि क्या है एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस, एयर पॉल्यूशन क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, जिसमें क्या होती है, मटेरियल की प्रेजेंस होती है इन किसमें, इन एयर, एयर में, is in such concentration which are harmful to man and the environment। मतलब कि उस एयर के अंदर उस मटेरियल की प्रेजेंस होना जो किसको कंसंट्रेट करती है, जो कि हार्मफुल होती है किसके लिए, मैन के लिए एंड एनवायरनमेंट के लिए। हम देखते हैं कि आज हमारे पास जिस भी हम क्या करते हैं, एयर का यूज करते हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन क्या नहीं है, प्योर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल, धूल, मिट्टी, बहुत सारे बने हुए। किस कारण से, क्योंकि एनवायरनमेंट चारों साइड से क्या होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, मैन के ऊपर एंड किसके ऊपर पड़ता है, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इसके क्या क्या कारण है, देखो क्या है इसमें, इन इंडिया में एयर पॉल्यूशन इज वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरिया। जो इंडिया के अंदर जो एयर पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ फैल रहा है, इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में फैलने का कारण क्या है, क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या है,
कि अर्बन एरियाज में बहुत सारी क्या इंडस्ट्रीज होती हैं। इंडस्ट्री से स्मोकिंग होती है जिस तरह से पोल्यूशन होता है। दूसरा कि रूरल एरियाज के पर्सन सीधा कहां पर माइग्रेट हो जाते हैं, अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो जाते हैं। जो माइग्रेट होंगे अर्बन एरियाज में तो क्या होगा, वहां पॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि माइग्रेशन के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन किसको क्रिएट करती है, एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, साथ साथ नॉइज पॉल्यूशन को भी क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है। तो कह रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कहां फैला हुआ है, अर्बन एरियाज में। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें जो हमारा दिल्ली एनसीआर है, सबसे पॉल्यूटेड क्या है हमारा दिल्ली। क्यों, क्योंकि अर्बन एरिया इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर रहती है। दूसरा इंडस्ट्रीज हमारे वहां बहुत ज्यादा हैं कि सभी लोग क्या चाहते हैं, अर्बन एरियाज के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं। रूरल एरियाज के पर्सन कहां शिफ्ट हो जाते हैं, अर्बन एरियाज में, जिससे क्या क्रिएट हो जाता है, पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। एंड सेकेंड इज व्हीकलर्स एमिशंस। जो हमारे व्हीकलर्स एमिशंस होते हैं, मतलब कि व्हीकल से छोड़ा गया धुआं, जो एमिशंस है, आर पर्टिकुलर कंसर्न एज दीज आर ग्राउंड लेवल सोर्सेज। जो किसके साथ कंसर्न करता है, एज दीज आर ग्राउंड लेवल सोर्सेज। जो किसका सोर्सेज है, ग्राउंड लेवल सोर्सेज है। तो ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे व्हीकल एमिशंस है, कि जो ग्राउंड लेवल सोर्सेज का मतलब क्या है कि जो हमारे क्या है, लाइक कार है या फिर बाइक है, हम इनका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या होता है, एयर पॉल्यूशन हमारा क्रिएट होता है। थर्ड कहता है कि मोटर। अब क्या है, देखो इसके अंदर थर्ड में डाटा हमें गिवन है, कह रहे हैं कि जो मोटर व्हीकल है, अगर हम इसके किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, 1951 के अकॉर्डिंग ये डेटा, तो केवल कितने थे, 3 लाख। 1951 में जो हमारे पास व्हीकल थे वो कितने थे, 3 लाख ओनली। रजिस्टर्ड कितने थे, 3 लाख। इट मींस 3 लाख व्हीकल ही रजिस्टर्ड किए गए थे, इतने ही व्हीकल बने थे। बट 2003 के अंदर डाटा ले गए तो उसके डाटा कितने बढ़ गए, 6.7 करोड़। कितने हो गए, 6.7 करोड़। एंड इन 2011 में 14.18 करोड़। कितना हो गया, 14.18 करोड़। 11 में इसकी जो रेट है वो इतनी स्पीड से बढ़ गई। और ध्यान से रखें, और इसमें अंदर क्या हुआ, केवल किसको इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर बाइक और कार को ही इंक्लूड किया गया है। किसको इंक्लूड किया गया है, बाइक और कार। इतने क्या है, वो रजिस्टर्ड है। जो पर्सनल जो व्हीकल है, बाइक और कार, टोटल व्हीकल का, टोटल परसेंटेज ऑफ व्हीकल का हमारी कंट्री के अंदर 80% किसका है, पर्सनल व्हीकल रजिस्टर्ड है 80%। इट मींस कि 80% जो व्हीकलर्स है वो कौन यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स यूज कौन कर रहे हैं, जो पर्सनल पर्पस से यूज किए जा रहे हैं, पब्लिक पर्पस से नहीं है। 80% लोगों ने अपने पर्सनल नेम से क्या कर रखे हैं, व्हीकल्स को निकलवाया हुआ है। तो जो 80% का जहां यूज होता है, पर्सनली यूज हो रहा है, इट मींस वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि चलते किससे हैं, किससे, पेट्रोल और डीजल के थ्रू। किसके थ्रू चलाए जा रहे हैं, वो पेट्रोल एंड डीजल के थ्रू। और पेट्रोल और डीजल हमारा क्या नहीं है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। क्या होता है, एनवायरमेंट को उतना ही ज्यादा क्या करता है, पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट इज क्या कह रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। इंडिया है, इंडिया को वर्ल्ड की टॉप 10 इंडस्ट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो इतनी बेटर है, वर्ल्ड की टॉप 10 में इंडिया का नाम आता है। जब इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्री के साथ साथ क्या है कि इंडस्ट्री है नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। वो क्या नहीं है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। क्या क्रिएट कर रही है, वो क्रिएट कर रही है पॉल्यूशन। ये कह रहा है कि इन द वर्ल्ड द अचीवमेंट कम, जो अचीवमेंट हमें मिली है, आई है, विद अपने साथ इस चीज को लेकर आई है, अनवांटेड एंड अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस। इसके कुछ अनवांटेड एंड अनएंटिसिपेटेड हमारे कुछ कॉन्सिक्वेंस, कुछ परिणाम आए हैं। जैसे कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया बनाया कितना गया था, लेकिन आज वो अर्बन एरिया कहां पर शिफ्ट हो गया है, कहां पर कितना शिफ्ट हो गया है। अब कहते हैं कि जितनी क्या एरिया, किसी से लोग कहां रहते हो, दिल्ली में, कहां रहते हो, दिल्ली में, लेकिन प्रॉपर दिल्ली में नहीं, दिल्ली के आसपास लोगों ने बहुत सारे फ्लैट्स हैं, कॉलोनीज है, वो क्या हो चुकी है, कट चुकी हैं। लोगों ने क्या किया, दिल्ली को बहुत ज्यादा बड़ा रूप दे दिया है, दिल्ली को गुड़गांव से ही मिला दिया है। तो ये क्या अर्बनाइजेशन, मतलब कि इतना अनवांटेड, जितना कि नहीं होना
चाहिए था, इतना अर्बनाइजेशन फैल चुका है, इतनी पब्लिक वहां आ चुकी है। और दूसरा क्या कह रहा है कि ये अर्बनाइजेशन हो गया एंड पॉल्यूशन, और जितनी अर्बनाइजेशन क्रिएट होते हैं क्या बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है एंड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। और हम आए दिन सुनते हैं कि इतने ज्यादा हमारी कंट्री में क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारण क्या होती है, डेथ हो जाती है, लोग इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, क्यों, सभी के पास क्या है, व्हीकल है, और सभी क्या करेंगे, सभी को क्या है, जल्दी है, और सभी किसका व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं। तो इतने ज्यादा व्हीकल्स किसके ऊपर है, रोड के ऊपर है, तो क्या है, कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होने के क्या होते हैं, हमेशा चांसेस होते हैं, जो किस चीज को क्रिएट कर रहे हैं, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट को क्रिएट करते हैं। क्लियर हो गया, ये है एयर पॉल्यूशन। बट ऐसा नहीं है कि एयर पॉल्यूशन को नहीं रोका जा सकता, कुछ वे हैं, कुछ तरीके हैं जिससे इस एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो वो वे कौन कौन से हैं जिससे एयर पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है प्रमोशंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि ज्यादा से ज्यादा लोग किसका यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, बजाय किसके, पर्सनल ट्रांसपोर्ट, मतलब कि पर्सनल व्हीकल का कम से कम यूज हो। ठीक है, जैसे कि दिल्ली में किसका यूज किया जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह, मेट्रो का। देखो जब मेट्रो नहीं थी तो सभी लोग किसका यूज कर रहे थे, पर्सनल व्हीकल का यूज करते थे। पर्सनल व्हीकल जितने ज्यादा चलेंगे रोड उतनी ज्यादा क्या होगा, रश होगा, जितना ज्यादा रश होगा पॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्रिएट होगा, और थर्ड क्या होगा, उतने ही ज्यादा मिसहैपनिंग, कोई एक्सीडेंट होने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। तो लोग अपने पर्सनल व्हीकल की बजाय किसका यूज करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो है, ट्रेन से, इनका क्या करें, वो ज्यादा से ज्यादा यूज करें, पॉल्यूशन भी कम होगा, साथ साथ रश है, रश भी हमारा कम होगा, और जो मिसहैपनिंग एक्सीडेंट होने के जो क्या चांसेस है वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्या इस किसको प्रमोट करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। सेकंड है प्रमोशंस ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, प्रमोट करें क्लीनर फ्यूल्स, कि ये बताइए लोगों को कि आप पेट्रोल और डीजल की बजाय आप सीएनजी का यूज कीजिए, बिकॉज सीएनजी इज इको फ्रेंडली या एनवायरमेंट फ्रेंडली। इको फ्रेंडली नहीं है, हम कहेंगे एनवायरमेंट फ्रेंडली। जो सीएनजी है वो कैसी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करती। वही जो पेट्रोल और डीजल है दोनों क्या करते हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो पॉल्यूटेड करते हैं एनवायरमेंट को। तो लोग को प्रमोट करेंगे, वो किसका यूज करें, क्लीनर फ्यूल सीएनजी का यूज करें। फिर है थर्ड यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल इन हाउस होल्ड पर्पस, ध्यान है हाउस होल्ड पर्पस में भी हमें क्या यूज करना चाहिए, क्लीनर फ्यूल यूज करना चाहिए। जैसे कि काउडंग का यूज किया जाता है, ठीक है, तो काउडंग का जो यूज किया जाता है तो उससे निकलने वाली जो गैसेस वो कौन सी होती है, मीथेन, जो बहुत ज्यादा क्या होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है, और वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करती है। तो उसकी जगह किसका यूज किया जाना चाहिए, एलपीजी का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, किसका यूज किया जाना चाहिए, एलपीजी का। और दूसरे क्या कहते हैं, क्लीनर फ्यूल, जो वुड लैंड है, हम किसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, अगर कि हम वुड के ऊपर डिपेंड हो जाए, इस पर डिपेंड हो जाए कि हमें वुड यूज करनी है, काउडंग यूज करना है, तो वुड को करने के लिए क्या करना, डिफोरेस्टेशन से क्रिएट होगा, क्या क्रिएट हो जैसे डिफोरेस्टेशन। तो ध्यान रहे किसका यूज कर रहे हैं, अगर इन हाउस होल्ड हमें फ्यूल यूज करना है तो एलपीजी यूज करें। एंड फोर्थ है प्रमोशंस ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजी, इस टाइप की टेक्नोलॉजी को आप यूज कीजिए, वो ना तो एयर पोल्यूशन क्रिएट करे, एयर पोल्यूशन क्रिएट करे, ना वाटर पोल्यूशन, ना ही नॉइज पोल्यूशन क्या करे, वो क्रिएट करे। इस टाइप की टेक्नोलॉजी को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू जनरेट होती है, थर्मल पावर स्टेशन के। बट जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कैसा है, नॉट इको फ्रेंडली, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा कोल का यूज किया जाता है, जो ऐश होती है बाकी बच जाती है, ऐश को पानी में मिला दिया जाता है तो वाटर पोल्यूशन हो गया, रिवर के साथ मिला दिया जाता है वाटर पोल्यूशन। और जो स्मोकिंग जो निकलती है, एमिशन जो निकलती है, जो धुआं निकलता है वो एयर के साथ घुलता है, एयर पोल्यूशन को क्या करता है, वो क्रिएट करता है। तो कहेंगे इस टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाना चाहिए जो कैसी हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और क्लीनर हो, एकदम क्लीन होनी चाहिए। क्लियर हो गया, तो ये था हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉसेस एंड एयर पॉल्यूशन। तो अब हमारे चैलेंजेस कंप्लीट हो चुके, लैंड डिप्लेशन के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन हमने किया, डिफॉरेस्टेशन के बाद सोइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस एंड एयर पॉल्यूशन, ये हमारे क्या थे 5 चैलेंजेस। इन सबको, इस एनवायरनमेंट को, इस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड बना है सीपीसीबी।
कौन सा बना है? सीपी, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या करेंगे? एक्सप्लेन